नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक छोंकर और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड राजस्थान। आज हम भरतपुर में डॉक्टर नवीन पारासर जी के साथ बातचीत करेंगे, जानेंगे कैसे इन्होंने एक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, क्या इनके पॉलिटिकल विचार हैं, किन चीज़ों को लेके ये बातें करना चाहेंगे, भरतपुर के बारे में क्या बातें करना चाहेंगे, क्या ये विचार रखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आपके सारे व्यूअर्स को मैं आपको देखता रहता हूँ जी, और काफ़ी अच्छा अपना चैनल शुरू करा, अच्छी शुरुआत है जी। शुरू करें। तो मेरा पहला सवाल बेसिक से अगर शुरू करें, शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगा, एक मतलब शुरुआत से कि हाउ यू ग्रो अप, वेयर यू वाज बोर्न एंड बॉट अप एंड हाउ यू केम टू यू, मतलब आपने अपनी एजुकेशन कहाँ ली, कहाँ से जो पढ़ाई करी, और फिर व्हाट प्रोफेशन आर यू इन, दैट्स काइंड ऑफ थिंग्स। So, I started my journey from Bharatpur itself. I just born and brought up in Bharatpur. यहीं पैदा हुआ and entire education till graduation was from Bharatpur itself. जी, मैंने ग्रेजुएशन महारानी श्री जया कॉलेज से करी, BSc बायोलॉजी से की, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा। महाराजा बदन सिंह से मैंने अपना 10+2 किया, जी, साइंस आईडी था जैसे आपको बताया मैंने, जी, और 10th मैंने आनंद विद्या मंदिर से किया। बड़ा फेमस स्कूल हुआ करता था उस समय। आनंद विद्या मंदिर से मैंने 10वीं की अपनी जो है क्लास पास करी, और जैसे मैंने बताया थ्रू आउट फर्स्ट क्लास था। रहे कई जगह पे हम लोग, भरतपुर में एकता विहार कॉलोनी में हमारा पहले घर था, फिर रंजीत नगर हम शिफ्ट हो गए, फिर मुखर्जी नगर सेक्टर 3। तो अभी जैसे आप साम्राज्य कहते हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत छोटा है, बट यहाँ से मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज में शुरुआत करी, MBA करा और इंडिया बुल सिक्योरिटीज ज्वाइन करी। काफ़ी वर्ष स्टॉक मार्केट में, स्टॉक ब्रोकिंग में मैंने काम किया। इंडिया बुल सिक्योरिटीज से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद शेर खान, ग्लोब कैपिटल, काफ़ी अच्छी फर्म्स में मैंने मैनेजमेंट्स के साथ काम किया, काफ़ी सीनियर लेवल पे काम किया। नेशनल हेड और प्रेसिडेंट लेवल पे मैं रहा, और जब मैंने जॉब छोड़ी तो उस समय मेरा जो पैकेज था जी, वो करीब 3 करोड़ रुपए सालाना था। वो काफ़ी साल पुरानी बात है ये। फिर उसके बाद विचार आया अपना शुरू करने का। इस तरह कई सारी लिस्टेड कंपनी, NBFC, लिस्टेड NBFC, और अब SN कैपिटल, ये शुरुआत हुई, जो कि जर्नी बहुत अच्छी जा रही है। जी। सो आई थिंक यू, मतलब आप जो है भरतपुर में से बहुत ही कम लोग, या मेरी जो नॉलेज के अनुसार आप शायद एकमात्र ऐसे होंगे जो फोर्ब्स की लिस्ट में आपका नाम शामिल हुआ। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? So that is quite a good experience, being nominated in Forbes top 10 inspiring personalities and top 10 wealth creating personalities in the country. This is quite a proud moment for me, for my family. तो भरतपुर में तो शायद, अब मुझे नहीं पता कोई हुआ या नहीं हुआ, बट मतलब जैसा सुनने में आया तो कोई नहीं है, बट ये भी कोई इतना कोई विशेष अचीवमेंट नहीं है, मैं जैसा मानता हूँ। मुझे लगता है कि अभी माई बेस्ट इज येट टू कम, अभी आने वाला है। फोर्ब्स का मजा जब है जब आप फोर्ब्स के अंदर ना हो, उसके कवर पेज पे हो। जी, जी। तो कवर पेज पे जिस दिन आएंगे उस दिन अच्छा लगेगा। जी। तो जैसा कि अगर भरतपुर के बारे में बात करें, बेसिकली भरतपुर में क्या क्या समस्याएं लगती हैं आपको? और पिछले अगर मैं 25 वर्षों की बात करूं, पहले विजय बंसल जी विधायक रहे भरतपुर से 15 वर्ष के लिए, अभी 2 टर्म से डॉक्टर सुभाष गर्ग विधायक हैं। कंटिन्यू जो है लोग यहाँ पे अपनी MLA-शिप करते हैं, लगभग किसी ने 2 बार की है, कोई 3 बार कर रहा है। उससे पहले भी जो पॉलिटिशियंस रहे हैं वो कंटिन्यू किया है उन्होंने, बट द लेवल ऑफ वर्क गेट डन हेयर, तो वो पूरा नहीं हो पाता है। या क्या क्या समस्याएं आपको दिख रही हैं, और क्या समस्याएं हैं जो पूरी हो सकती थी, बट बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंस ऑफ सम पॉलिटिशियंस वो चीज़ें नहीं हो पाई? देखिए अभिषेक जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको इनकॉम्पिटेंसी बोलूं या पॉलिटिकल विल पावर की कमी समझूं
या परिस्थितियां ऐसी समझूं या प्रायोरिटीज चेंज हो गई लोगों की या हो जाती हैं जी। वो समझूं, तो पैमाने तो बहुत सारे हैं। पर आपकी बात ठीक है, अगर भरतपुर एज अगर हम रीजन देखें तो ये इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत ज्योग्राफिकली लोकेटेड जगह है। हम जयपुर से 2 घंटा 2.5 घंटा की दूरी पे हैं, जी। दिल्ली से भी 2-2.5 घंटा की दूरी पे हैं। ट्रेन्स की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जी। रोड्स की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है पर की जा सकती है क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है। जी। बाजू में ही हमारे अलवर है। बिल्कुल। अलवर में अभी लास्ट डेटा अगर आप देखेंगे, जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से वहाँ पे 12 लाख से ऊपर जो है रोजगार जनरेटेड है इन हाउस, और टोटल अलवर जो है करीब 40 लाख से ऊपर रोजगार दे रहा है, 40 लाख लोगों से ऊपर। वहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो 5000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड है वहाँ पे, जी। जो कि वर्किंग में है। हमारे यहाँ भी होंगी, भरतपुर में भी 100-200-500 होंगी, लेकिन वर्किंग नहीं है। जी। एक ऑयल मिल वाला या उससे रिलेटेड पीपा फैक्ट्री हैं या टीन मिल्स, इस तरह के कारोबार चल रहे हैं, मसाला वसाला इस सब के। लेकिन सच्चाई ये है कि भरतपुर में पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ की मैन पावर जो है वो ज़्यादा मेहनती है, लेकिन उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। सबसे बड़ी समस्या एक तो बेरोजगारी है। जी। अभिषेक जी, अगर बेरोजगारी है ना तो किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। बेरोजगारी जहाँ होती है वहाँ क्राइम होता है। बिल्कुल। लोगों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो वो जाके किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में अपना जो है पार्टिसिपेशन कर देते हैं। आपने पीछे देखा भी होगा, बहुत सारे जो इस तरह के लोग थे क्रिमिनल बैकग्राउंड के, तो उनको अपना आइडल मान के फेसबुक पे और उस पे भरतपुर के युवाओं ने शुरू कर दिया था। जी। इसके अलावा क्या है, भरतपुर जैसे एनसीआर रीजन में है, मैं बड़ा मतलब कई बार दुख होता है कि एनसीआर की परिभाषा, नेशनल कैपिटल रीजन की परिभाषा लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ के पॉलिटिशियन है बस मुद्दा बनाना जानते हैं। जी। वो बोलते हैं कि भाई एनसीआर की वजह से यहाँ इंडस्ट्री नहीं आ रही। अब मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि आगरा भी तो एनसीआर में है लेकिन डेवलप हुआ? बिल्कुल। कितना इंडस्ट्री है, जूते का बड़ा कारोबार है वहाँ पे, और जबकि ताजमहल आगरा में है। जी। उसके बाद मथुरा एनसीआर में है, उसके बाद उधर आप बुलंदशहर तक चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, गाजियाबाद चले जाओ, मेरठ चले जाओ, मतलब इतने बहादुरगढ़ तक है ना, इतनी इंडस्ट्री लगी हुई है। तो ये कहना कि एनसीआर में, एक्चुअली यहाँ के नेताओं को, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स का तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि बेचारे 1.5 साल के लिए आते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से उनको यहाँ से जाना पड़ता है। जी। इतने अच्छे ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन लोगों ने सच में कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही उसको एग्जीक्यूशन के लेवल पे वो लेके आए, उनका ट्रांसफर हो गया, हटा दिए गए। तो एनसीआर वाला जो है, जो ये रोना रोते रहते हैं, एनसीआर का एक्चुअल में फायदा है। चुनावों में मुद्दा बनाया कि भाई एनसीआर से निकलवा दो। मैं कह रहा हूँ एनसीआर में नहीं था तब आपने क्या उखाड़ लिया था यहाँ पे। सही बात। तो ये बहुत बड़ी समस्या है भरतपुर की, और दुर्भाग्य ये है कि पिछले टर्म में 4 मंत्री यहाँ से थे। जी। 3.5 कह सकते हो, है ना, पर 4 मान लीजिए आप। जी। इस बार मुख्यमंत्री जी भी यहाँ से हैं, वो भी काफी प्रयासरत हैं, और विधायक का तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि उनका तो पार्टी का ही नहीं पता हमें कि इस साइड में उस साइड में। बाकी जैसे आपने विजय बंसल जी का नाम लिया, उन्होंने प्रयास किए, नगर निगम में भी रहे, उस समय नगर परिषद हुआ करती थी उसमें भी रहे, विधायक रहे, जितना अपने लेवल पे कर सकते थे सबने किया। लेकिन भरतपुर इससे ज्यादा डिजर्व करता है। भरतपुर में इससे ज्यादा, आप सोचिए, हम ऐसी लोकेशन पे हैं कि अगर जयपुर से कोई आए और उसको मथुरा आगरा जाना है तो वो भरतपुर रुक सकता है। बिल्कुल। अगर कोई दिल्ली से आए और उसको जयपुर जाना है तो वो भरतपुर रुक सकता है। जी। हम बालाजी के रास्ते में आते हैं पर हम रास्ता बन के रह गए, हम मंजिल नहीं बन पाए। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो भरतपुर की जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो काफी हद तक सुधारी जा सकती है, मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं। पर्यटन, जी, पर्यटन, टूरिज्म की जो बात कर रहे हैं, भरतपुर में कई सारी इंडस्ट्रीज इस चीज को लेके भी आ सकती हैं कि बिकॉज ये जो डिस्टेंस है, चाहे वो स्टेट की कैपिटल से हो चाहे वो नेशनल कैपिटल से हो, वो ऑलमोस्ट सेम। करेक्ट। तो इन सारी चीजों को लेके जो पॉलिटिशियंस अभी तक रहे, उन लोगों ने कई सारे मुद्दों पे काम नहीं किया। जैसे मैं तो जिस समय पैदा भी नहीं हुआ था उस समय डालमिया डेयरी यहाँ पर हुआ करती थी, या ये सिमको भी जो है उस टाइम पीक पे चलती थी। बट बिकॉज ऑफ जो लैक रहा पॉलिटिशियंस की बिल का या लोगों को कंट्रोल करने का, जो
इल मैनर्ड पीपल थे यहाँ पे, उनको कंट्रोल करने का, इसकी वजह से ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई। तो अब आगे के लिए क्या लोगों को, मतलब ये आगे लेके जाने के लिए, इस स्थिति से आगे लेके जाने के लिए क्या प्लान होना चाहिए एक पॉलिटिशियन का, या अगर आप कल को इलेक्शन लड़ते हैं, इफ यू वांट टू कम इनटू पॉलिटिक्स, व्हाट विल बी योर रोड मैप? देखिए, निश्चित रूप से भरतपुर की जनता तो यही चाहती है, और अगर चाहेंगे, सबका आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर से लोकतांत्रिक राजनीति में लोकतांत्रिक तरीके से जाएंगे, चुनाव लड़ा जाएगा, और इसमें कोई मुझे लगता नहीं कोई समस्या है। अगर जनता चाहेगी, उन्हें लगता है कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट है। आज की डेट में समस्या क्या है कि हमें चुनना पड़ता है, अभिषेक जी, खराब और बहुत खराब में से एक आदमी को। हमारे पास भरतपुर के साथ दुर्भाग्यवश ये हुआ कि आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि भाई ये खराब है और ये बहुत खराब है जी। तो आप चुन लीजिए। अब बहुत खराब से अच्छा तो फिर खराब लगता है तो खराब को चुन लेते हैं। उस खराब की परिभाषा ये है कि पहले तो जैसे कोई भी शायद इलिटरेट आ जाए या उस तरह के दिमाग का व्यक्ति आ जाए, लोकल आ जाए, लोकल इन द सेंस जो बिल्कुल ही जिसका कोई भी जानकारी नहीं है, उसके बारे में विषय की समझ नहीं है जी। तो मैं उस मामले में उनको बोल रहा हूँ कि उनकी सोच ही उस तरह की है कि विषय की समझ ही नहीं है, प्रशासन की, शासन की उस तरह की समझ नहीं है। फिर हम लेके आ गए कोई अच्छा व्यक्ति जो हमने अच्छा माना कि पढ़ा लिखा है कि ऐसे करते हैं, लेकिन वो आके फिर उसकी सोच भी वही बन गई कि जितनी भी उसको समझ थी उसने साइड में रख ली जी। और भ्रष्टाचार में उन्होंने अपना पूरा ज्ञान, दिमाग, जितना भी अनुभव था, वो भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, उसके नए रास्ते कैसे निकाले जाएं और कैसे लाभ लिया जाए और कैसे धन का संचय किया जाए, काले धन का संचय किया जाए, इस चीज में उन लोगों ने दिमाग लगाया जी। अच्छा, दूसरी समस्या क्या है कि मतलब अभी रिसेंट जो पॉलिटिशियंस आए उनके पास और कोई व्यापार वगैरह तो था नहीं, लेकिन उन्होंने चुनावों में 15-15, 20-20 करोड़ रुपए खर्च करे। तो मुझे लगता है कि वो भ्रष्टाचार के नए रास्ते खोज भी इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि 5 वर्ष बाद फिर से चुनाव में जाना है और जनता को अगर लुभाना है तो उस समय पहले तो धन का संचय करा जाए, पैसे इकट्ठे कर लिए जाए भ्रष्टाचार के माध्यम से, और उसमें से ही मतलब जो आपने 100-200, 500 करोड़ रुपए कमाए उसमें से ही 15-20, 25 करोड़ रुपया खर्च करके भरतपुर उसके लिए आइडल जगह बन चुकी है। और कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिशियंस का ही दोष नहीं है, हमारी जनता भी नहीं समझ पा रही है। आज मैं देखता हूँ अलवर, आगरा, मथुरा, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, वहां की जनता जागरूक है, जागरूकता के साथ काम करती है, लोगों को हटा भी देती है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है, हमारे यहाँ भरतपुर में, मैं चुनावों में बोलता रहा कि हमारे भरतपुर का जो आम नागरिक है सिर्फ इस बात से खुश है कि वो विधायक जी या मंत्री जी के साथ फोटो खिंचा ले, या इस बात से खुश है कि विधायक जी ने, मंत्री जी ने उसको भीड़ में से उसका नाम लेके बुला लिया जी। तो बस इसमें ही उसका मतलब वो रात को 2 रोटी ज्यादा खा लेगा। या विधायक जी का अगर फोन आ गया जी कि साहब आ जाओ यार, तुम्हारे गांव में आ रहा हूँ, आ जाओ, तो बस वो फिर गांव के किसी और व्यक्ति को नहीं पहचानेगा, वो अपने कद को ऐसा समझेगा कि वही सीधा प्राइम मिनिस्टर बन गया है। एक और समस्या है कि आजकल छोटे छोटे लाभों की वजह से लोग अपने समाज के बड़े लाभों के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। उनके साथ जो कॉम्प्रोमाइज होता है वो कैसे होता है कि आपके घर के आगे रोड बन रही है और आपकी जो जिसे हम बोलते हैं ना स्लोप जो होती है वो टूटने वाली है, आपने फोन करा कि साहब मेरी ये ठेकेदार ये तोड़ रहा है, इसको छोड़ के ना रोड बनवा दीजिए। इतने काम में ही वो खुश हो जाते हैं और इतना वजन हो जाता है उनके ऊपर कि कल को वो आपके बगल वाली जमीन, खेत, शमशान, प्लॉट है ना, पार्क, उसको दबा लेगा उसका आदमी। तो आप विधायक जी, मंत्री जी से शिकायत नहीं करोगे क्योंकि मंत्री जी ने आपकी वो छोटी सी स्लिप तोड़ने से बचा ली थी। तो भरतपुर का ये दुर्भाग्य है कि मतलब हमारे भाई बहन जो भरतपुर के हैं वो आवाज उठाने में बड़े कमजोर रहे। विपक्ष की भूमिका जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। सॉरी ये बोलते हुए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं साफ गोई के साथ बोल रहा हूँ। और आज बीजेपी की सरकार है तो मैं देखता हूँ कि विपक्ष वहां भी कहीं नहीं है। दुनिया भर का मतलब जो भ्रष्टाचार है वो खुलेआम आंखों के सामने हो रहा है। UIT जो अब भरतपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नगर निगम है, आप इनकी फाइलें निकाल लीजिए, आप शॉक्ड हो जाएंगे। भरतपुर में सबसे कम RTI लगती है पूरे राजस्थान में।
सबसे कम आरटीआई। आज आरटीआई लगा लीजिए आप पीडब्ल्यूडी में, आज इसमें बीडीए में आरटीआई लगा लीजिए, नगर निगम में आरटीआई। मैं तो युवाओं को बोलूंगा 10 रुपए लगते हैं, गूगल पे आरटीआई की प्रोसेस करिए, दुनिया भर की आरटीआई की, ये सड़क कब बनी, क्यों बनी, कब टूटी, कितना पैसा गया, किसको गया, आप जो है ये सोलर लाइट्स कितने की आई, कहाँ से आई, क्या प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी इसकी, ईच एंड एवरीथिंग आप आरटीआई में लिखिए। और जो 10-10 रुपए की आरटीआई लगनी है, भैया 10 रुपए अगर नहीं हो ना तो मैं एक कोष बना दूंगा इस तरह का कि आप 2, 4, 5, 10 लाख रुपए अगर खर्च करने हैं वकील के और आरटीआई के तो मैं कर दूंगा, लेकिन आरटीआई लगाओ। आरटीआई हेड काउंट से जाती हैं, उसमें अकेला नवीन पराशर कुछ नहीं कर सकता, तो लगाइए आरटीआई और फैलाइए जागरूकता। आप देखिए ये तो आरटीआई तो कैमरे की तरह होती हैं जी, कि जब कहते हैं ना आप सीसीटीवी की सर्वेलेंस में तो आदमी चोरी नहीं कर सकता, वो बंदूक से भी ज्यादा बड़ा काम करती है, ऐसे ही आरटीआई है। बट ये समस्या है यहाँ पे कि नहीं करते। आरटीआई को लेकर लोगों को जागरूकता ही नहीं है, लोगों को ये पता ही नहीं है कि आरटीआई किस चीज में लगाई जा सकती है, किस चीज में नहीं लगाई जा सकती, क्यों उनको चक्कर काटने। आरटीआई लगाना, जो नवीन जी ने बात कही, आरटीआई लगाने के कई सारे माध्यम हैं। आप उसको पोस्ट से भी भेज सकते हैं अगर आप डायरेक्टली किसी सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना चाहते। आरटीआई लगाना बेहद आसान काम है, सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखना। आरटीआई जो आपने बोला ना अभिषेक जी कि किस चीज में लगाई जा सकती है, आरटीआई हर उस चीज में लगाई जा सकती है जहां सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी का मामला ना हो। तो भरतपुर में तो आप नेशनल सिक्योरिटी का कुछ ऐसा है नहीं कि आपने कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप हर चीज को जानने का हक रखते हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में जो काम हुआ जिस डिपार्टमेंट का, आप श्रम विभाग में लगाइए, आप जिला परिषद में लगाइए, आप कलेक्ट्रेट में लगाइए, आप तहसील में लगाइए, कहाँ पैसा जा रहा है, ये तनख्वाहें कहाँ से आ रही हैं, कितने कर्मचारियों को कितनी दी गई, रेवेन्यू कहाँ से आया, सब। आप नगर निगम में एक आरटीआई लगाइए, मैं कहता हूँ कि कितना फंड आपके पास इनकमिंग आया, कितना आउटगोइंग आया, इनकमिंग का आपने कहाँ उपयोग किया, किन किन ठेकेदारों को गया, किन किन लोगों को आपने तनख्वाहों में बांटा। तो आप मतलब आपको पढ़ के मजा भी आएगा और उस पर करिए शोध। आप देखिए ये अगर आपने शोध करना शुरू कर दिया ना तो भरतपुर में आज जितने भी अधिकारी है ना पोस्टिंग लेने के लिए ऐसे लालायित रहते हैं, क्योंकि दिस इज अ ग्रीन चैनल फॉर देम कि आए और यहाँ तो मलाई है, मलाई खाई और निकल ली और कोई पूछने वाला है नहीं, ना कोई डंडा मारने वाला है नहीं। तो आप करेंगे तो देखिए भरतपुर रेड चैनल में आ जाएगा फिर, क्योंकि जनता जागरूक नहीं है यहाँ की, पॉलिटिकली अवेयर ना तो लोग हैं यहाँ के, ना मुझे जो लगता है यहाँ के लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस कम है। दूसरा ये है कि एक रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं वो जो आम जनता करना चाहे तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो चीजें कभी यहाँ देखी नहीं गई। अभिषेक जी देखो, ईमानदारी से बताऊं, मैं तो यही मतलब बोर्न एंड बॉट अप बिल्कुल देसी आदमी, यहाँ का लोकल नस नस में घुसा हुआ। यहाँ पे समस्या क्या है कि पॉलिटिशियंस ने एक इस तरह की गुटबंदी कर दी है, यहाँ पे जातियों में बांट रखा है। बिल्कुल। और पता है, आप विश्वास मानिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए ये सबसे बड़ी परेशानी वाला वो है। जातियों में यहाँ ऐसे बांटा हुआ है कि इसके इतने वोट हैं, आप अगर जाट हो तो जाटों का खेमा अलग बना दिया, आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणों का खेमा अलग बना दिया है, बनियों का खेमा अलग बना दिया है। सच्चाई है विकास इससे ऊपर उठ के होगा, सारी जातियों को साथ आना पड़ेगा। और जब जब सारी जातियों ने साथ आने का प्रयास किया, कोशिश करी, कोई ना कोई इस तरह का ये लोग शगुफा इस तरह की चीजें लेके आ जाते हैं और इनका इस चीज में इतना दिमाग चलता है कि आम आदमी, सच्चा आदमी जो सोचता है ना, ये लोग उससे 10 कदम आगे सोच जाते हैं और ऐसी कोई चीज लेके आते हैं जहां आपका कोई लेना देना नहीं है कास्टिज्म से, जहां आपका कोई लेना देना नहीं है किसी भी इस तरह की चीज से, लेकिन आपका कोई ऐसा पॉइंट निकालेंगे और उसको आगे कर देंगे, जिसकी वजह से जनता, क्योंकि पता है यहाँ भरतपुर की जनता बहुत भोली है, ये पूरे रीजन में पता है कि भरतपुर की जितनी भोली जनता कहीं भी नहीं है, तो उसका लाभ ले रहे हैं ये लोग जी। तो लोगों को, if we were to conclude this interview, what will be your आपका मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए लास्ट में, अगर आप भरतपुर के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें? देखो, मैं मैसेज जरूर से देना चाहूंगा और इसको 3 भाग में बांट के दूंगा, बहुत ही शॉर्ट में दूंगा। पहला भाग है पॉलिटिकल। देखिए, आपको डिजर्विंग कैंडिडेट ऐसे चुनने चाहिए जिनका प्राथमिक लक्ष्य जो है
वो पैसा कमाना नहीं है, जिनका प्राथमिक लक्ष्य है विकास करना और जो सिस्टम को ना डंडे से ठीक करें। यहाँ पे सिस्टम डंडे से ठीक करने वाला व्यक्ति चाहिए, यहाँ पे चापलूसों की आवश्यकता नहीं है जो अधिकारियों को जाके जी सर हाथ जोड़ के उनके सामने आगे पीछे घूम के काम कराएं, अपने कद और पद को साइड में रखे। यहाँ पे चाहिए डंडे वाला आदमी जो सिस्टम को समझता हो, जो अंदर से चीजें निकाले कि भाई तूने ऐसा कैसे कर दिया, और जिसके अंदर आंतरिक रूप से उसके अंदर ताकत हो, मतलब शारीरिक तो चलो होती है, एक मानसिक और मतलब जिसे बोलते हैं एथिक्स वाली ताकत हो। तो ऐसे आदमी को लेके आइए जो पढ़ा लिखा हो और जिसके पास मतलब ये कोई रीजन नहीं हो कि पैसा कमाना है, जिसके पास पैसे कमाने का भ्रष्टाचार से कोई रीजन ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यावसायिक रूप से नौकरियों के लिए ऐसे लोगों को आगे लेके आना चाहिए जो चाहे राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, जिनकी इंडस्ट्रीज में पकड़ हो, जो यहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकें। ब्यूरोक्रेसी को और हमारे पॉलिटिशियंस को ये चाहिए कि वो इस तरह के लोगों से संपर्क साधें जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इस लोकेशन के बारे में बता पाए कि ये दूर नहीं है, दिल्ली से बॉम्बे की कनेक्टिविटी अच्छी है, जयपुर पास में है, और इस चीज़ को समझा के यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। तो ये मेरी उन लोगों को सलाह है। और तीसरी सलाह यहाँ की जनता को है। जनता से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग ना अपने पॉलिटिशियंस पे, चाहे करंट हैं या आने वाले हैं, उन पे इस चीज़ का दबाव बनाइए कि भैया यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या कर रहे हैं। जब वो जाति की बात करें तब आप जो है उनसे रोजगार की बात करिए। जब वो आपको अपनी पर्सनल बातें बताएंगे, मेरे साथ ऐसा हो गया, तब उनसे आप बात करिए कि 20 साल में 40 साल में या क्या विकास हो गया। भरतपुर में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, विश्वास मानिए। मतलब मैं देख देख के परेशान हूँ। मैं यहाँ से साइकिल से रंजीत नगर से MSJ कॉलेज जाता था जी। तो इस बात को 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष में मतलब नगण्य जो है परिवर्तन है, कोई आमूल चूल ऐसी जगह नहीं दिखी मुझे। मतलब एज इट इज सा भरतपुर दिखता है। और मैं 3 साल बाद दिल्ली की किसी जगह में जाता हूँ, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद या फिर अलवर में जाता हूँ ना, मुझे 360 डिग्री चेंजेस दिखते हैं वहाँ पे। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो चुका होता है। तो सड़कें तोड़ के फिर से बनाना हमारा काम नहीं है। जनता जनार्दन आवाज उठाइए, आप सब लोग इन सब लोगों पे दबाव बनाइए। छोटे छोटे लाभों के लिए ना अपने बड़े लाभों को कॉम्प्रोमाइज मत करिए, उनके पीछे मत भागिए, वो आपके पीछे भागेंगे। वोट मांगने आते हैं तब कैसे हाथ जोड़ते हैं, सबके घर पे चले जाते हैं, और बाद में आप उनके पास जाते हो जनता दरबार में तो आपसे पर्चा लेके ना ऐसे पीछे दे देते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे पीछे दे देते हैं। और फिर आप फोन करते हो कि मंत्री साहब, विधायक साहब, ये आपने हमारा वो पर्चा देखा? हाँ हाँ देख लेंगे। और आप यहाँ से जयपुर से यहाँ चक्कर काट काट के एक छोटे से काम के लिए आपके जूते घिस जाते हैं। और 2 साल 3 साल बाद आपको समझ में आता है कि आपका काम नहीं होना, और वो काम लास्ट में उन्हीं का कोई गुर्गा, कोई चमचा 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लेके आपका कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भ्रष्टाचार ही होना था, 2 साल आपके वेस्ट हो गए। तो मेरा निवेदन ये है कि इन सब पचड़ों में मत पड़िए, आदमी ढंग का चुनिए और आवाज उठाना सीखिए। आवाज नहीं हो, चिल्ला के बात करिए ना, इनकी कोई औकात नहीं है। ये उन्हीं के काम करते हैं जो इनसे तेज आवाज में, ऊंची आवाज में बात करते हैं। ध्यान रखना, ये लॉजिक है। आप चिल्ला के बात करिए, और मैंने ही अभद्रता की बोल रहा, लेकिन चिल्ला के बात करी और तू तड़ाक जिस दिन बात कर ली, आपका काम हो जाएगा जी। तो ये हमारी बात रही डॉक्टर नवीन पाराशर जी से। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।